ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर आ गया अपना न्यूक्लियाई का। अब इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। होप सो आपने पहले के सारे लेक्चर्स किए होंगे चारों, ठीक है, जिससे कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हुआ होगा और उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अब न्यूक्लियाई को भी इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो ज्यादा घबराओ मत, ठीक है, बस आराम से देखो करना क्या है। ये और सेमीकंडक्टर बहुत इजी है और इनसे मार्क्स लेने ही हमें। सो सबसे पहला एक रेडियस का फॉर्मूला याद रखना, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू 1/3, ठीक है, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू 1/3। अब क्या है ये ए, यहाँ पे एटॉमिक मास, ठीक है, इसको मास नंबर भी बोलते हैं कई बार, बट एटॉमिक मास। फिर इसकी वैल्यू फिक्स है 1.2 फेम्टोमीटर, यानी 1.2 × 10⁻15 मीटर। तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है, और जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, क्यूब रूट ऑफ, यानी 1/3 जो है तुम्हारा, जैसे इसको कैसे लिखोगे, अगर ये 3 इधर जाएगा तो r³ प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तुम्हारा, सो r इक्वल टू आर नॉट a रेस टू 1/3। पहला ये फॉर्मूला याद रखना। सेकंड देखो, कुछ ही चीजें याद रखनी है जिससे काम हो जाएगा। दूसरा, हाफ लाइफ होता है 0.693/λ। लैम्बडा क्या है यहाँ पे, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? सो तीसरा, हाफ मीन लाइफ, मीन लाइफ टाउ इक्वल टू 1/λ। मीन लाइफ आपका क्या रहता है, टाउ इक्वल टू 1/λ, यानी एक तो हो गया r इक्वल टू आर नॉट a/3। यहाँ पे कब काम आएगा, जब भी एटॉमिक मास और रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल के तुम्हें रेडियस, अभी मैं बताऊंगा इस पे से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम करेंगे। फिर ये हाफ लाइफ कितनी होती है, 0.693/λ। मीन लाइफ कितनी होती है, टाउ इक्वल टू 1/λ। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, देखो इसमें ज्यादा फॉर्मूलेस है नहीं। फिर n/n0 इक्वल टू 1/2, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मैं मतलब समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कोई किसी की हाफ लाइफ 10 साल है, ठीक है, और इनिशियली वो 50 ग्राम है, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। हाफ लाइफ होता है 10 साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद ये 25 ग्राम होगी, और उसके भी 10 ईयर के बाद इसका भी हाफ होगा, फिर उसके भी 10 ईयर के बाद इसका भी हाफ होगा, यानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होता ये, ठीक है, ये चलता रहेगा। सो हाफ लाइफ तो ऐसी कितनी हाफ लाइफ होगी, वो हमारा क्या है, n, ठीक है। और n को निकालना कैसे है, टोटल जितने भी हो अपॉन t हाफ, टोटल टाइम को t हाफ से, हाफ लाइफ से डिवाइड कर दोगे, जो भी इसका लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड है, t हाफ से डिवाइड करोगे तुम्हें। क्लियर हो रहा है सबको? सो ये हुआ, ठीक। और एक तो हमें बताइए n इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा t। n क्या है, जितना बचा है रिमेनिंग, इनिशियल कितना था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और लैम्बडा क्या है, डीके कांस्टेंट, और उसको खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। अभी क्वेश्चन सारी चीजें क्लियर होंगी, और ये पहले किया हुआ है 12th में, बट यही फॉर्मूले। और जो क्वेश्चन आते हैं वो थियोरेटिकल बहुत सारे आते हैं। कहाँ से आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से, कि कूलेंट कौन से यूज होते हैं, मॉडरेटर, अभी मैं करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से इनको करना। बट ये 5 फॉर्मूलेज अच्छे से पहले दिमाग में डाल लो, स्पेशली ये 3 से तो बहुत भैया क्वेश्चन आते हैं, ये 4 से ये तो ठीक है, इसमें से आएगा तो आएगा, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 1, 2, 3 और 4, उसमें भी 1, 2, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो होप करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे एक एक करके, ठीक है। पहले थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी काफी सारे देख लेंगे, जिससे तुम्हारी दिक्कत ना रहे, ठीक। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब ये 4 थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो किसी ना किसी तरीके से पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, इनफैक्ट गुड सेट में तो बहुत ज्यादा, और 1 मार्कर में बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चंस है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में देखो 2-3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। एक मॉडरेटर पता होना चाहिए, क्या होता है, कूलेंट,
और कंट्रोल रॉड, ये तीन पता होने चाहिए कि कौन कौन से इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ठीक है, कौन मॉडरेटर की तरह यूज होता है, कौन कूलेंट की तरह बिहेव करता है, कौन कंट्रोल रॉड की तरह हम क्या यूज करते हैं, तो वो नाम पता होना चाहिए। अब ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करने करने जाऊंगा अभी तो फिर तुम्हारे पास ये टाइम नहीं है। ठीक है, सो अभी मॉडरेटर कैसे काम करता है वो सब हमारे काम का नहीं है, तुम्हें सिर्फ नाम याद रखो कि मॉडरेटर क्या है। कूलेंट कंट्रोल रॉड तो पता है ना, जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर डेंजरस क्यों हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होते जाते हैं न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा तेजी से, उन्हें हमें रोकना पड़ता है वरना वो रिएक्शन कभी रुकेगा ही नहीं, इसलिए कंट्रोल रॉड्स डाले जाते हैं ताकि रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडरेटर की तरह कौन कौन से यूज होते हैं। देखो कैडमियम जो है वो मॉडरेटर तो नहीं है, कैडमियम आपका कंट्रोल रॉड में यूज होता है। ठीक है, अगला एक है एमसीक्यू नीचे इसके रिलेटेड, प्लूटोनियम यूरेनियम, तो ये एज अ फ्यूल यूज हो सकता है यूरेनियम। हैवी वाटर जो है वो मॉडरेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, जो मॉडरेटर की तरह आपका यूज होता है वो कौन है, हैवी वाटर। अच्छा, हैवी वाटर के अलावा कौन यूज हो सकता है मॉडरेटर में, तो याद रखना हैवी वाटर के साथ साथ और भी ऑप्शन में कभी ग्रेफाइट दे सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड दे सकते हैं। ठीक है, ये तीनों मॉडरेटर की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तो फ्यूल है और ये कंट्रोल रॉड है, तो ये आपका मॉडरेटर की तरह यूज होता है। कौन, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो एज अ मॉडरेटर। हैवी वाटर यानी D2O इन शॉर्ट बोल सकते हो। ठीक है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड जो होता है उसको हैवी वाटर में हम लोग काउंट कर लेते हैं। सो क्लियर हुआ सबको। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड, ये तो हमें पता ही है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सोलर एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है, फिजन से, फ्यूजन से, या क्या चीज यूज करनी पड़ती है। फिजन क्या होता है, प्रोसेस तो पता होना चाहिए। देखो फ्यूजन क्या होता है, सिंपल ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज फिजन या व्हाट इज फ्यूजन, गुडसेट में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। तो फिजन और फ्यूजन की अगर हम बात करें, देखो जितने भी वन मार्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, कई बार तो 4 मार्कर में भी इजी आता है, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू पूछना है तो वो इजी पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, हमेशा हार्ड ही आएगा। सो फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, जब भी दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके, जैसे दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं और वो फॉर्म कर रहे हैं हीलियम, तो वो क्या है, फ्यूजन। बट अगर हीलियम ब्रेक हो जाए दो हाइड्रोजन में तो वो है फिजन। फिजन में बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होता है दो छोटे पार्ट में, जैसे एक टेनिस बॉल उसके दो टुकड़े कर दिए, टेनिस बॉल के दो टुकड़े करोगे वो फिजन है, और दो टेनिस बॉल के टुकड़ों को चिपका दोगे वो फ्यूजन है। बहुत सिंपल। सो यहाँ पे सोलर एनर्जी में हमारा क्या होता है, सन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एड ऑन होके हीलियम, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। यानी ये किस प्रोसेस का से होता है, फ्यूजन रिएक्शन। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हमने पढ़ा हुआ है, इसी का रिलेटेड है। सो सोलर एनर्जी जो है वो फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है विच वन इज यूज्ड एज अ कंट्रोल रॉड, इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। कंट्रोल रॉड की तरह कौन यूज होता है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। कौन यूज होता है, कैडमियम। ठीक है, क्योंकि सेम ऑप्शन ही है, हैवी वाटर मॉडरेटर है आपका, ये फ्यूल है, तो ये किस लिए यूज होता है, तुम्हारा कंट्रोल रॉड के तौर पे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, चौथे वाले का आंसर खुद दो मुझे पॉज करके, फिर मैं बताऊंगा तो तुम सोचना क्या है। फ्रॉम रिएक्शन टेक्स प्लेस, फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस। देखो इनमें न्यूमेरिकल्स तो है नहीं ज्यादा, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस कौन से आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्यूजन रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज क्यों हाई टेम्परेचर पे ही फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसका आंसर देना है तुम्हें। ठीक है, जो फ्यूजन रिएक्शन है उसके लिए हाई टेम्परेचर की नेसेसिटी क्या है। ऑप्शन है न्यूक्लियर ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है हाई टेम्परेचर पे। दूसरा, एटम्स गेट आयोनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर। अब सबसे पहले एक दिमाग लगाओ, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में ब्रेकअप नहीं होता है, कंबाइन होते हैं, दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन तो यही गलत हो जाते हैं ब्रेकअप वाले में। तुम्हें कुछ पता नहीं है तो पता है, कुछ नहीं पता फिर भी आंसर आ जाएगा। ब्रेकअप वाले दोनों चलेगा, ब्रेकअप से कुछ और ही चल रहा होगा तुम्हारे मन में, हुआ है क्या किसी का। ठीक है, ज्यादा ब्रेकअप पैचअप सब मोह माया है। ठीक है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, मौका है जीवन बनाने का, वरना सब बर्बादी है। ठीक है, सो देख लो, ये तो ये दोनों ब्रेकअप लिखा है, यानी ये दोनों गलत ऑप्शन है। ठीक है, कुछ बेचारे दुखी होकर देवदास के गाने तो सुनने नहीं चले गए। बी और सी बचा है।
अब ध्यान देना, इनमें से फ्यूजन हमें पता है क्या होता है, जुड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब सबसे पहले तुम सोचो, दो सेम न्यूक्लियाई अगर जो एड ऑन होने जाएंगे, क्योंकि कूलम फोर्स लगेगा ना, रिपेल होंगे ना ये दोनों, तो इनको जोड़ना मुश्किल होगा, रिपेल होंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि देखो, हमें कूलम रिपल्सन जो होता है वो बहुत मतलब उसको रोकना होता है, वरना ये कंबाइन नहीं होने देगा ना, दो को कंबाइन होना है। अगर रिपल्जन होगा तो क्या होगा, कंबाइन हो नहीं पाएंगे, तो इसको ओवरकम करना है। तो वो हाई टेम्परेचर पे उनका रिपल्जन पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसलिए फ्यूजन हो पाता है। तो हाई टेम्परेचर की हमें नीड क्या होती है, ताकि रिपल्जन कम हो जाए और इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो पाए, और तभी जाके हीलियम प्रोड्यूस होगा और हाई एनर्जी रिलीज होगी। तभी तो सन इतनी हाई एनर्जी रेडिएट करता है, रिलीज करता है। क्लियर हुआ सबको? सो एटम गेट आयोनाइज्ड, इसका कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई। इनकी एनर्जी इतनी हाई होनी चाहिए कि ये रिपल्सन जब होगा इनके बीच में, तो इनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि ये उस रिपल्जन को ओवरकम कर सके, यानी कोलंबियन फोर्स को ओवरकम कर सके। तो ये चार थियोरेटिकल क्वेश्चन, और भी एक दो हैं, अभी आगे मैं ले लूंगा ये। ठीक है, ये चार थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, इनका अलग अलग तरीके से इनमें क्वेश्चन आ सकता है, बट एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब ये दोनों क्वेश्चन देखना, ये रेडियस वाला है, और इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर इसको रफ कर देंगे, ताकि इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी, खुद पॉज करके पहले मुझे बताओ, ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। यूरेनियम न्यूक्लियस जो होगा उसकी साइज नियर अबाउट, यानी डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नियर अबाउट कितनी होगी? 10⁻20, 10⁻17, 10⁻14, 10⁻11। क्या होगी? कैसे कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ प्रोटॉन खाली दिया है। देखो, अब लॉजिक लगाना, लॉजिक भी नहीं लगाना, सिंपल जो बोल रहा हूँ वो याद रख लो एकदम। और मैंने जब मेरे थियरी लेक्चर्स पढ़ा है, अच्छा तुम्हें कहाँ पढ़ाए होंगे, सबने नहीं पढ़े होंगे ना अब, हाँ, बट नेक्स्ट ईयर तक हो जाएंगे सारे। बट जिसने थियरी लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए हैं उनको तो आइडिया होगा ही कि, या फिर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ये टेक्स्ट बुक में, कि जो डेंसिटी होती है हमेशा 10⁻7 होती है, 17 होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मास साइज, किसी से भी लेना देना नहीं है उसको। उसकी डेंसिटी 10⁻17 के रेंज में ही होती है, वो कोई भी न्यूक्लियस हो, यूरेनियम हो या कोई भी हो। डेंसिटी ऑलवेज 10⁻17 kg/m3, यूनिट पे बस ध्यान देना। तो कुछ सोचना नहीं होता, अगर डेंसिटी में ये दिख रहा है और kg/m3 में पूछा है तो यही आंसर है। ठीक है, तो डेंसिटी हमेशा 10⁻17 ही होती है, वो कोई भी न्यूक्लियस हो उसकी डेंसिटी इसी ऑर्डर में होती है। ठीक है, सो इसको याद कर लेना अच्छे से। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा मैं। हम खुद तुम्हारा टाइम बचाना चाहते हैं यार। देखो, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट स्मार्ट बोर्ड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम बचे, वरना मैं मिटाऊंगा और फिर लिखूंगा, वो तुम देखोगे, मुझे टाइम बचा रहा है। इसलिए मैं जल्दी पहले पॉज करके क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन के लिए तुम्हें आता है, तो वो तुम्हारे लिए बेटर है। वरना तो मैं, तुम देखते ही मैं लिखता तो भी। ठीक है, और अभी भी अगर आता हो ना अच्छे से, तो 1.5 की स्पीड में भी देखो, बट टाइम बचा के पढ़ाई करो अच्छे से। अब सुनो, रेडियस का जो हमने फॉर्मूला देखा, R=R0a⁻1/3, और इनको रिवाइज करना एंड तक। ठीक है, मार्क्स आने नहीं देना, जो मिल रहा है वो अच्छे से कर ही लो। R=R0a⁻1/3, ये फॉर्मूला हमने देखा था, यानी R∝a⁻1/3। ठीक है, सो अब हमें बोला हुआ है, इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 इसका मास होता है, इस 3.6 फर्मी। ठीक है, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है एल्यूमिनियम का? 3.6। मास ऑफ एल्यूमिनियम हमको पता है 27 दिया है। रेडियस ऑफ कॉपर हमें ढूंढना है, और मास ऑफ कॉपर हमें पता है 64 दिया है ना? ऐसे लिखते हो जब तुम एलिमेंट, तो ये मास होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है, ये चीज ध्यान देना। सो R of Al अपॉन R of Cu इक्वल टू, यही फॉर्मूले के हिसाब से लगाऊंगा, A of Al⁻1/3, A of Cu⁻1/3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमें दिया हुआ है 3.6, ये हमें ढूंढना है। Al कितना है 27, और ये कितना है 64⁻1/3।
अब ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 कट जाएंगे ना दोनों, इसका 3 और ये 1/3 ये कट जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3/4। इसको सॉल्व करके 3.6 अपॉन, सो RCU क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कॉपर, 4 बाई, ये ऊपर जाएगा है ना, और ये इधर जाएगा, तो 4/3 इंटू 3.6, पता है ना, 12 3 36, तो 1.2, 4 इंटू 1.2, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 4.8। दिमाग लगाने वाले पता ना, 4 को 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ज्यादा ही आंसर आएगा, तो ये तीनों नहीं है, तो ऐसे पता चल जाता है देखो आंसर इजीली। फर्मी में ही निकालना था, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे भी रेशियो में मैटर नहीं करता है यूनिट। सो क्लियर हुआ सबको ये भी क्वेश्चन अच्छे से। सो आंसर ऑप्शन सी है हमारा, ठीक है। सो इसको अच्छे से करो, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इस टाइप का ही आता है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है, तो इसको तो बहुत अच्छे से करना, ठीक है। मैं हर टाइप कवर करने की कोशिश करता हूँ कि 25-30 मिनट में तुम्हारे टाइप सारे कवर हो जाए, जिससे तुम्हारा टाइम भी बच जाए और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री और बायो पढ़ रहे हो, ठीक है, रीड कर रहे हो, जिसका भी बायो है, केमिस्ट्री तो सबका ही है, और मैथ्स देखते हैं क्या करना है उसका, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, तो इसको कर लो अच्छे से। चलो देखो, अब यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये जो बीटा रेडिएशन होता है, अल्फा रेडिएशन होता है, एंड यार शेयर करो। देखो सिंपल सी चीज है यार, टीचर पढ़ा रहा है और हमें पता है कि सब हर कोई CBSE के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है, जेई पढ़ा रहा है, नीट पढ़ा रहा है, गुजसेट के लिए कोई जल्दी आता नहीं है, पर मैंने सोचा कि गुजरात के हमारे बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, वरना मैं जेई पढ़ाता, नीट पढ़ाता तो उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का फर्ज है कि एटलीस्ट शेयर करो इन चीजों को, ठीक है, अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, स्टेटस में कभी लगा सकते हो, तो इससे देखो एक सिंपल सी चीज है, हमारा भी तो मोटिवेशन बढ़ना चाहिए ना, ठीक है। तो कोशिश करो यार, ये चैनल ग्रो होगा, ये अपना चैनल है, ठीक है, गुजरात का चैनल है, इसको बहुत आगे लेके जाना है हमें, है ना, तो ये आपका फर्ज है, ठीक है। सो करना है ये, नो डाउट CBSE के कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो गुजसेट देने वाले होंगे, तो अच्छी बात है, जेई नीट के लिए भी हम करने वाले हैं, बट पहले ये पास में था तो मैंने सोचा ये करा दो, क्योंकि गुजरात में कई बच्चों को दिक्कत होती है जो जेई नीट का नहीं सोचते, बट गुजसेट उनके लिए बहुत यूजफुल रहता है। अब इफ ड्यूट्रॉन इज बोम्बार्डेड ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूक्लियस, देन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड। ड्यूट्रॉन यानी ड्यूटेरियम ही है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ड्यूट्रॉन, ठीक है, इज बोम्बार्डेड ऑन, और देखो पहले मैं लिख लेता हूं इसका रिएक्शन, ठीक है, क्या बॉम्बार्ड कर रहे हैं, ड्यूटेरियम यही होता है ना, प्रोटियम क्या होता है, ड्यूटेरियम, इसी को ड्यूट्रॉन बोलते हैं, और ट्रिटियम, ठीक है, मास अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप्स हैं। सो इसको बॉम्बार्ड करते हैं, तो हमें ऐसा बोला हुआ है कि देन अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है उसमें से, तो प्रोडक्ट क्या होगा। अब पहले तो मुझे प्रोडक्ट नहीं पता, तो मैं इसको एक्स लिख लेता हूँ, प्लस अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम, ठीक है। अब देखो हमें ये ढूंढना है, सिंपल सी चीज है, ठीक। तो जब इसको तुम बॉम्बार्ड करोगे तो टोटल 16 + 2 कितना हो जाएगा, हमें पता है ना, ये देखो ये Z होगा और ये A होगा, तुम्हारा A कितना होगा, इनको ऐड कर दो, 16 + 2, दोनों मिलके 18 बनाए, फिर उसमें से 4 निकल गया, -4, कितना बचा, 18 - 4 14, और Z क्या हो रहा है, Z के साथ 8 + 1 -2, है ना, तो 7 - 2 5, सॉरी 9 - 2 7, वही बोलूँ, ऐसा कौन सा एलिमेंट आ गया ना, 7 14 यानी नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बस ये स्टेटमेंट इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा था, ड्यूट्रॉन इज बोम्बार्डेड ऑन ऑक्सीजन न्यूक्लियस देन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड। अब ये इक्वेशन अगर बनानी जिसको आगे, कितना आसान काम था, ए क्या होगा पता चलता है ना, जैसे ए देखो दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, 16 + 2 18 है, तो ए 14 होगा, तभी तो 14 + 4 18 होगा, है ना, 16 + 2 18 है, तो इसको 14 रखोगे तो भी तो 14 + 4 क्या होगा, 18 होगा, 8 + 1 9 है, यहाँ भी 9 चाहिए, तो यहाँ 7 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे लॉजिक लगा लेने का, ये सब कर नहीं कर पाओ तो भी इक्वेशन लिख ली, अब ऐड करके देख लो, सेम होना चाहिए। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके भी कर लूंगा। अल्फा डीके पता चला ना, अल्फा रेडिएशन यानी हीलियम निकलेगा बाहर, अल्फा पार्टिकल,
कोई भी दिया हो इस तरीके से डील करना है उसके साथ, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर है सबको? तो इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अब देखो दो टाइप के बीटा डीके होते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ थियरी में, एक बार मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके, ठीक है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। जो बीटा माइनस होता है ना आप लोगों का, उसमें याद रखना, देखो मैं इसकी इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, ठीक है। बीटा माइनस है, बीटा माइनस का रिएक्शन आप लोगों का कैसा रहने वाला है कि x है ये कन्वर्ट हो जाएगा y में, ठीक है। अब यहां z से एक बढ़ेगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और साथ में बीटा माइनस निकलेगा, और एक पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। अब यहां क्या हो रहा है एक्चुअली, ये प्रोसेस जो है बीटा माइनस डीके का, इसमें होता क्या है कि जो आपका न्यूट्रॉन है एक, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन से तो कोई लेना देना नहीं होता एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक मास का होता है लेना देना, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, दोनों को ऐड करके एटॉमिक मास बनता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एटॉमिक मास में तो कोई चेंज ही नहीं आना। क्यों चेंज नहीं आना? तुम सोचो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके ही एटॉमिक मास बना है, तो अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो भी प्रोटॉन भी तो ऐड ही होता है ना एटॉमिक मास के लिए। एटॉमिक मास क्या है, इसको रफ कर दो। एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। तो भैया इन दोनों को ऐड कर रहे हो, मान लो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो भी तो वो ऐड तो होगा ही ना। पहले मान लो 10 प्रोटॉन थे और 11 न्यूट्रॉन थे, ठीक है, तो एडिशन कितना हुआ? 21। अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो अभी 11 प्रोटॉन हो गए और 10 न्यूट्रॉन हो गए, अभी भी एडिशन कितना है? तो कभी भी एटॉमिक मास चेंज नहीं होता। बट क्या चेंज हुआ? प्रोटॉन चेंज हो गया, प्रोटॉन चेंज हो गया। पहले प्रोटॉन 10 थे, अब कितने हो गए? 11, यानी एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। पहले 10 था एटॉमिक नंबर, अब कितना हो गया? 11, इसलिए Z से Z+1। और ये कब होता है? बीटा माइनस डीके में। माइनस में याद रखना क्या होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, इसलिए क्या होता है? प्रोटॉन बढ़ गया एक, तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया। तो याद रख लेना, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में और बीटा माइनस, ठीक है, बीटा -1 रिलीज होता है, बीटा माइनस रिलीज होता है, और साथ में निकलता है तुम्हारा एंटी न्यूट्रिनो। साथ में क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। अब ये तो बीटा माइनस का हो गया, ठीक है। बीटा प्लस में क्या हो रहा है? बीटा प्लस में उल्टा हो रहा है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में। अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, अब 10 में से एक न्यूट्रॉन बन गया तो ये 9 हो गया, एडिशन अभी भी 21 रहेगा, बट ये कम हो गया, कम हो गया यानी एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जब होगा तो उसकी इक्वेशन तुम ऐसे लिखोगे, y जो है वो क्या हो जाएगा? Z-1, a तो सेम ही रहेगा, प्लस बीटा प्लस, प्लस यहाँ न्यूट्रिनो निकलता है, ये ध्यान रखना, यहाँ बार नहीं आएगा, यहाँ न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये बीटा प्लस रिएक्शन है। देखो कभी भी याद रखो, एटॉमिक नंबर कम हो रहा है ना तो बीटा प्लस है, एटॉमिक नंबर कम हो रहा है तो बीटा प्लस है, और x क्या होगा यहाँ पे? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, यानी ऑप्शन ए। अगर यहीं पे बीटा माइनस दिया होता, ये उल्टा करके लिखा होता, तो एंटी न्यूट्रिनो हो जाता। क्लियर हुआ सबको? तो बीटा माइनस, बीटा प्लस और अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया। और गामा रेस के यूजेस एक बार पढ़ लेना, जो चैप्टर 8 है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये देखो ये चैप्टर तुम्हें रीड करना है खाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला 8 चैप्टर, वेव्स वाला। उसमें क्या करना कि जो तुम्हें सीक्वेंस दिया हुआ है ना, रेडियोस वेव्स, फिर गामा वेव्स, रेड, मैं उसको एक बार उसका एक फॉर्मूला बता दूंगा, बट नहीं भी देखो, एक सिंपल सी चीज है, उसमें बहुत इजी है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए, इसकी इससे ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा है, बस इतना याद होना चाहिए। एक्स रेस, गामा रेस, वो सब, और गामा रेस के क्या यूजेस हैं वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो चैप्टर 8 का खाली एक पेज वो टेबल दिया हुआ है, उसको खाली अच्छे से कर लेना, बाकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी उसमें से ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, और डिस्प्लेसमेंट करंट एक खाली रीड कर लेना, जो करने जैसे वो मैं आज बता रहा हूँ, तो आज वो रीड कर लेना, खत्म करो साथ में, ठीक है। वहां से भी मार्क्स नहीं जाने देने के, जहां से मिल रहा है सब बटोरो। क्लियर हो रहा है सबको? सो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो, और ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है खाली, ये इंपॉर्टेंट है।
देखो जो मैं करा रहा हूँ ना डिटेल में करा रहा हूँ, मुझे जल्दी नहीं है खत्म करने की, बट इतना होना चाहिए कि तुम्हारा काम भी हो जाए और कुछ छूटे भी ना, सारे फॉर्मुलेज में कवर कर लेना, उसको रिवाइज करना तुम्हारा काम है। ठीक है, वैल्यूज चेंज करके टाइप्स ऑफ सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। हाफ लाइफ कितना होता है? 1600। ठीक है, और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी चालू हो चुके हैं, मांजलपुर में है, माड़ेजा में है, मक्करपुरा में है। ठीक है, 3 3 जगह पे है। तो अगर जो भी आपके फ्रेंड्स हो, या मतलब आपसे छोटे हो जो, या आपके भाई बहन हो, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एडमिशन चालू हो चुके हैं। पूरा मांजलपुर वाला जो है वो 6 to 12 है, मक्करपुरा हवेली वाला 6 to 10 है, सॉरी 1 to 10 है, और जो माड़ेजा वाला है वो तो हमारा 1 to 12 है पूरा। ठीक है, साइंस ही है तीनों जगह। ठीक है, सो देखते हैं आगे। Half life of radium is about 1600 years. 100 gram of radium existing. Now 25 gram will remain unchanged. अब देखो हाफ लाइफ हमको देके रखा है 1600 ईयर्स। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है कि अभी 100 ग्राम रेडियम है, यानी इनिशियल 100 ग्राम है। ठीक है, और जब 25 ग्राम बचेगा तो उस टाइम पे कितना टाइम लगेगा कि सिर्फ 25 ग्राम बचा होगा, यानी एन जो है तुम्हारा वो 25 ग्राम है। टी हमें ढूंढना है। ठीक है, लैम्बडा बताया नहीं है, तो इसका हार्ड मेथड क्या हो सकता है वो भी बताता हूँ। ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, तुम क्या करोगे अगर हार्ड करना है तो? एन दिया है, एन नॉट दिया है, इजी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। लैम्बडा क्या होगा? अभी हमने देखा था ना टाउ हाफ का फॉर्मूला, यहां से लैम्बडा निकालोगे, टाउ हाफ दिया हुआ है, फिर टी कैलकुलेट करोगे। इतना टफ काम नहीं करना। मैंने कहा ना 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं, वो हमेशा दिमाग में रखना। एन बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 n। एक ये याद रखना, और n की वैल्यू होती है t/t हाफ। बस ये 2 फॉर्मूले से काम हो जाएगा। देखो n कितना है? 25 ग्राम। और हमेशा सिंपल सोचा करो, टफ नहीं सोचना है। 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत टफ सोच, दूर तक, इनफैक्ट 4 मार्क का भी जो एमसीक्यू होता है उसमें बहुत दूर तक मत सोचना। पहले सबसे पास की चीज सोचो, इजी चीज। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये पेपर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है तो हार्ड ही होगा, ऐसा नहीं होता। यही गलत कॉन्सेप्ट है। 1/2 n, ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। सो इसको लिख लूं 1/2 का स्क्वायर, 1/4 हो गया। तो यहां से n की वैल्यू मिल गई 2। सो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 2। n कितना है बच्चों? 2 है। n आ गया हमारा। ठीक है, हमें t कैलकुलेट करना है। n पता है, t आप पता है, हो गया ना? ये फॉर्मूला है हमारा। सो t कितना हो गया? n इंटू टी हाफ। n कितना है? 2। टी हाफ कितना है? 1600। क्या बात है, 3200 ईयर्स। डी ऑप्शन। समझ आया कितना आसान था ये फॉर्मूला? देखो, वरना तुम वो वाला सोचते कि ये कौन कैलकुलेट करेगा, लॉग लगाएंगे। नहीं यार, कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट लगता है। देखो एक ये याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। एक ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों फॉर्मूले पे। तो गलती मत करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो और तुम्हारे लिए जो 25 मिनट की 30 मिनट का लेक्चर होता है, उसको मैं लिख के रफ करने में सब 1 से सवा घंटा जाता है। ठीक है, और उसके पहले तुम्हारे लिए क्वेश्चंस ढूंढ के निकालना कि ये सारे क्वेश्चंस ही करने हैं जो तुम्हें काम आए। ठीक है, रैंडम कुछ भी नहीं करवाता हूं मैं। ठीक है, तो चलो इसको करो जल्दी से। ठीक है, अब ये 3 थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसको ध्यान देना बहुत अच्छे से, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाएंगे। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ। मैक्सिमम के लिए याद रखना Fe का मैक्सिमम होता है, और ये होता है तुम्हारा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ग्राफ में टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो Fe के ऊपर सबसे ऊपर गया हुआ है, यानी Fe का जो एनर्जी रहता है वो सबसे ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, एनर्जी पर और ये सब नोटबुक में तुम लिखते हो ना, सारे क्वेश्चंस नोटबुक में लाइन में होनी चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले खाली देखना हो। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ आयरन। ठीक है, यानी Fe। ठीक है, उसका कितना होता है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, ये ट्रेंड ध्यान में रखना। दूसरा चीज,
दूसरा क्वेश्चन है द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन द सम ऑफ, ऑप्शंस दिए हुए हैं, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास को ऐड करोगे उससे कम होगा, या इक्वल होगा 4 प्रोटॉन के बराबर। ये तुम्हें मुझे सोच के बताना है, बहुत आसान है, दिमाग लगाओगे। कोई भी चीज इक्वल कैसे होगी एकदम सेम टू सेम, आंसर तो मैंने दे ही दिया हिंट, तुम सोचोगे तो तीनों ऑप्शन में इक्वल है, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वल कैसे होगा अल्फा पार्टिकल का, सो लेस देन होता है, बट क्यों होता है वो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। कोई कैलकुलेशन कर सकता है नोटबुक में, बट इतना टाइम वेस्ट मत करना, अभी के लिए याद कर लेना, मैं 3 तारीख को तो पेपर है, टाइम बचाना है, ठीक है। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर, मास नंबर यानी एटॉमिक मास इन शॉर्ट, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है वो क्या हमेशा ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर, हमेशा एटॉमिक नंबर से कम होगा, ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा होगा, समटाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, या समटाइम लेस देन एंड समटाइम मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर। ये चारों ऑप्शंस अच्छे हैं, ठीक है। अब तुम बताओ एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है या कम होता है। अब कई लोग बोलेंगे सर ज्यादा ही तो होता है, ठीक है, बट कुछ केस होते हैं जहां पे हमेशा ज्यादा नहीं होता है, यानी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास भी 1 है कि नहीं है मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो इस केस में क्या है, दोनों सेम है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी सब में अगर तुम देखोगे तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन छोड़ दो अभी के लिए, सोडियम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन की ऑलवेज लेस नहीं, कभी देखो कभी लेस तो होता ही नहीं है। दूसरी चीज ऑलवेज मोर, ये ऑप्शन ये गलत कर देता है, हाइड्रोजन हमेशा ज्यादा होगा ऐसा नहीं, इक्वल होगा, समटाइम्स इक्वल, समटाइम्स इक्वल, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सो आपका ये भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट लेक्चर मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है, बट सेमीकंडक्टर में थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स उसके होते नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर तुमको निकाल दिया गया था 1-1.5 साल 2 साल पहले ही, ठीक है। तो अब ट्रांजिस्टर है नहीं, इसलिए वहां पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, मेन है थियोरेटिकल क्वेश्चंस, तो वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस कर लेंगे जो भी है, ठीक है। सो होप सो आपका ये भी चैप्टर अच्छे से हो गया। तो हमने ऑप्टिक्स में अपना रे ऑप्टिक्स कर लिया अच्छे से, ठीक है, फिर एटम्स कर लिया, न्यूक्लियस कर लिया, डीएल नेचर कर लिया, सेमीकंडक्टर भी करा दूंगा, सेकंड पार्ट तो लगभग मैंने आपका खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है, तो यहां से मार्क्स जाने मत देना, क्लियर है, ठीक है। जो मिल जा रहा है जितना हो पा रहा है मैं खत्म कर दूंगा, तो उतना आपको खत्म कर लेना है, ठीक। सो इसको अभी अपलोड ही हो जाएगा थोड़ी देर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर के।